हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में। बेसिकली मैं कार्डियोलॉजिस्ट और किडनी के बारे में डिस्कस करना मेरा प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ज़्यादातर मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो हार्ट और हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। लेकिन किडनी के बारे में जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हार्ट कार्डियक पेशेंट्स में किडनी का प्रॉब्लम या तो साथ में होता है या अलग से थोड़ी देर के बाद जब हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है तो किडनी की समस्याएं चालू हो जाती है। दूसरा ये कि हार्ट रिलेटेड ज़्यादातर जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी ही बीमारियां जो है वो किडनी को भी अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल थोड़े पीरियड के टाइम भले शुरुआत में किडनी का प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कुछ पेशेंट्स को किडनी की बीमारियां चालू हो जाती है। और कई बार ऐसे केसेस में मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, रिलेटिव्स को समझना मुश्किल पड़ता है कि किस चीज़ को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी दें। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ हार्ट पर फोकस करें और उसका ही ट्रीटमेंट करते रहें, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ किडनी पर ही फोकस करें। दोनों को साथ में लेके, दोनों के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और दोनों के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को साथ में लेके ही हमें मैनेज करना पड़ता है। बेसिकली किडनी क्या है? किडनी एक पेड स्ट्रक्चर है, यानी दो किडनी होती है बॉडी में जो कि यूरिन बनाने का काम करती है, बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है। हाई प्रेशर पे ब्लड जब हार्ट पंप करके उनके थ्रू सर्कुलेट करता है तो ये ब्लड को छानने का काम करती है, और उसमें से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो पानी के फॉर्म में निकल जाता है, जो कि पेशाब की तरह से शरीर से बाहर निकल जाता है। ज़्यादातर दिन भर में सर्वाइवल के लिए मिनिमम 500 ml यूरिन एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम पानी में अगर बॉडी अगर प्रोड्यूस करती है, यूरिन अगर दिन भर में प्रोड्यूस करती है, तो बॉडी के सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिसको निकालना है वो निकल नहीं पाते, और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट अगर होना चालू हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हार्ट को और बाकी ऑर्गन्स को खराब कर देते हैं। तो खराब किडनी या बंद किडनी के साथ आदमी का 2-4 दिन भी सर्वाइवल करना इम्पॉसिबल है। मिनिमम एक दिन में लगभग 500 ml यूरिन आना ज़रूरी है, ज़्यादा आए तो अच्छा है। किडनी फेलियर दो तरीके का होता है, एक ओलिगोरिक फेलियर, एक नॉन ओलिगोरिक फेलियर। ओलिगोरिक फेलियर में यूरिन आउट कम हो जाता है। नॉन ओलिगोरिक फेलियर में किडनी के पैरामीटर्स तो खराब रहते हैं, क्रिएटिनिन और टॉक्सिन्स वगैरह तो बॉडी में रहते हैं, लेकिन यूरिन का आना कंपेरेटिवली उतना कम नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं, लेकिन कम उतना नहीं होता है। किडनी को अफेक्ट करने वाली बीमारियों में डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा किडनी को अफेक्ट करती है। किडनी की बीमारियों को 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है: प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल और पोस्ट रीनल। यानी प्री रीनल यानी जिसमें किडनी की बीमारियों के होने के कारण किडनी से पहले आते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से किडनी फेल होती है। इंट्रिंसिक रीनल यानी कोई भी प्रॉब्लम जो किडनी के अंदर कोई बीमारी की वजह से, कोई इन्फेक्शन या सूजन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो तो उसे इंट्रिंसिक रीनल बोलते हैं। और पोस्ट रीनल यानी जब पेशाब निकलता है उस रास्ते में कहीं रुकावट आए, या वो रास्ता कहीं से ब्लॉक हो, या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या सूजन आ जाए, या कोई कैंसर वगैरह डेवलप हो जाए, तो वो यूरिन का फ्लो अगर रोकता है तो उसे पोस्ट रीनल बोलते हैं। इस तरह के बेसिस पे हम किडनी के प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करते हैं, यानी प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल और पोस्ट रीनल। इसके अलावा एक डिफरेंस है अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। जैसे कि हर बीमारी में होता है, अक्यूट किडनी फेलियर मतलब किडनी सडनली अगर फेल हुई हो, कोई भी कारण से या कोई भी स्ट्रेसेस की वजह से अगर किडनी सडनली फेल हुई हो तो वो कुछ दिनों के बाद रिकवर होने के चांसेस अच्छे रहते हैं, और इसमें अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट या डायलिसिस वगैरह कुछ लगता भी है तो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसमें धीरे धीरे करके किडनी फेल होती है, स्लोली फेल होती है, और एक बार फेल हो जाती है तो रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, और इसमें पेशेंट को अगर डायलिसिस वगैरह स्टार्ट करते भी हैं तो वो ज़्यादातर लाइफ टाइम चलता है। हार्ट पेशेंट्स में किडनी की बीमारियों का प्रेवलेंस काफ़ी होता है, खासकर जिन लोग को एंड स्टेज हार्ट डिजीज है या हार्ट बहुत ज़्यादा फेल हो गया है, उसमें कार्डियो रीनल सिंड्रोम करके एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसमें कि क्योंकि किडनी में से पर्याप्त अमाउंट ऑफ ब्लड फोर्सिबली पुश नहीं हो पाता, इस वजह से लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। इसे कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। प्रेवलेंस अराउंड एंड स्टेज डिजीज में 5 से 10% तक रह सकता है। हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर के बारे में और उसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली किडनी फेलियर जो है स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने किडनी के ट्यूब्यूल्स यानी ग्लोमेरुलस जिंदा हैं, उस पर डिपेंड करता है। जिन लोग का किडनी फंक्शन अगर 90% या 90% से ज़्यादा काम कर रहा है उसे स्टेज 1 माना जाता है, जिसमें 60 to 90% काम कर रहा है उसे स्टेज 2, 45 to 60 को 3A माना जाता है, 30 to 45 को 3B, 15 to 30% अगर किडनी काम कर रही है तो स्टेज 4, और लास्ट स्टेज यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज जब किडनी का फंक्शन लेस देन 15% हो। ज़्यादातर किडनी के पेशेंट्स में सिम्टम्स जो होते हैं, यानी तकलीफ जो पेशेंट को होती है, वो या तो पेशेंट को थोड़ा उल्टी उपका वैसा लगता है, नौजिया वॉमिटिंग होता है, कमजोरी लगती है, खुजली होती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, कभी कभी पेशेंट को मिर्गी हो सकती है, कोमा में जा सकता है, हाथ पाँव में झुंझुनी हो सकती है।
ये तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर किडनी की बीमारियों की तरफ इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर किसी को भी हो, जैसे पेशाब में रंग चेंज हो जाना, पेशाब कम बनना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में स्मेल आना, इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी को अगर हो रहे हैं तो उनको डेफिनेटली किडनी के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। पर हाँ, ये जानना जरूरी है कि किडनी की बीमारियां बहुत लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है। इवन एंड स्टेज में भी किडनी फेलियर में भी पहुंच जाए तो भी कई बार पेशेंट्स को बिल्कुल पता नहीं चलता। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिसमें क्रिएटिनिन वैल्यूज 12-13 तक भी पहुंच जाता है, फिर भी पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी का किडनी अगर पेशेंट ऊपर से ठीक दिख रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो उसमें किडनी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल में किडनी का टेस्ट जरूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक किडनी फेलियर कई बार ऐसे ही केसेस में पिकअप होता है। ज़्यादातर किडनी का जब भी प्रॉब्लम होता है तो बॉडी में कुछ फॉस्फेट्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और कुछ एलर्जेंस भी डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को खुजली वगैरह होने का चांस या एलर्जिक रिएक्शंस होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। कार्डियोरिनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हार्ट बेसिकली फोर्सिबली ब्लड को किडनी से पुश करता है, जिससे कि किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। जहाँ हार्ट की ताकत बहुत कम हो जाती है या हार्ट अटैक की वजह से बीपी वगैरह कम हो जाता है, वहाँ सडनली किडनी का परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है, यूरिन बनना कंपेरेटिवली कम हो जाता है, इसलिए किडनी फेलियर में जा सकती है। इसे कार्डियोरिनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसका उल्टा भी सही है कि जब किडनी फेल होती है तो उसकी वजह से भी हार्ट अफेक्ट हो सकता है, इसे यूरिमिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग जिन लोगों का किडनी वीक है उनको हार्ट की मसल धीरे धीरे करके थिक और जाड़ी हो जाती है, तो इससे एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। और कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किडनी हमें प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करके हार्ट का सिस्टोलिक पंप फंक्शन भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जिनको जो डायलिसिस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म तक अगर किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें हार्ट का प्रॉब्लम आता ही आता है। बहुत रेयरली कोई ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी का प्रॉब्लम है और हार्ट का फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली चल रहा हो और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान करता है, क्योंकि वो किडनी के ग्लोमेरुलस और जो ट्यूब्यूल्स है उनको डैमेज करता है। लो ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान करता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में किडनी का परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन नहीं होता और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से भी किडनी डैमेज हो सकती है। अक्यूट हार्ट फेलियर यानी हार्ट जिनका सडनली फेल होता है, वहां पे बॉडी में से एक्स्ट्रा जो पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए एक ही मात्र तरीका होता है कि किडनी के जरिए ही वो पानी निकलता है। तो इसलिए अक्यूट हार्ट फेलियर में भी किडनी का बहुत ज़्यादा रोल होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली प्रेशर फ्लक्चुएशंस की वजह से हार्ट अटैक के साथ या हार्ट फेलियर के साथ किडनी भी साथ में सडनली फेल हो जाती है। जिसका पहले किडनी नॉर्मल भी रहा हो वैसे लोगों में भी सडनली किडनी फेल हो सकती है। तो वैसे केसेस में इमरजेंसी पेशेंट को 2-4 बार डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है, जिनका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा हो। ज़्यादातर जब पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ आता है तो हम पेशाब बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा बॉडी में जो पानी है वो निकल जाए, लेकिन अगर किडनी भी सडनली फेल हो तो कई बार वो साथ नहीं देती है और ऐसे केसेस में इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है कि इस तरह की इमरजेंसी डायलिसिस जिनको भी लगता है उनको लॉन्ग स्टैंडिंग परमानेंट डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी या वो परमानेंट किडनी फेलियर में चले जाएंगे। ज़्यादातर वो अक्यूट हार्ट किडनी फेलियर है जिसमें 5 से 10% लोग लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी फेलियर में जा सकते हैं, अदरवाइज 90% लोग रिकवर कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे किडनी की इवैल्यूएशन के बारे में। ज़्यादातर किडनी के इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन का टेस्ट करना। यूरिन में किस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के कास्ट आ रहे हैं, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, ब्लड आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को असेस करना जरूरी है। उसका कंसिस्टेंसी और किस तरह के सेल्स यूरिन में आ रहे हैं उसको चेक करना जरूरी है। ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन की वैल्यूज को टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जो किडनी निकालने का काम करती है। पर ये पैरामीटर्स भी जो है जो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। बॉडी वेट कितना है, व्यक्ति का एज कितना है, उसका जेंडर क्या है, उसका मसल मास कितना है, उसके खुराक कैसा है, बहुत सारे चीज़ों से इफेक्ट होता है। इसलिए सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ को देखकर हम किडनी का फंक्शन को प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे ज़्यादातर लोग को असेस किया जा सकता है। इसके अलावा पेट का सोनोग्राफी यानी यूएसजी एब्डोमेन करके हम बेसिकली एक सोनोग्राफी की रेडिएशन पेट पर पास करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जब मशीन पे आता है तो उससे किडनी का साइज और उसके स्ट्रक्चर को हम असेस कर सकते हैं। किडनी में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, किडनी में फ्लो वगैरह बराबर आ रहा है कि नहीं, उसको असेस कर सकते हैं। यूएसजी का एक मोड होता है जिसे डॉपलर बोलते हैं, उससे किडनी में बराबर ब्लड सप्लाई आ रहा है कि नहीं उसको भी हम असेस कर सकते हैं। इसे रीनल आर्टरी डॉपलर बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभार जब किडनी का प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है या सोनोग्राफी से पिक्चर क्लियर नहीं होती है तो पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई भी किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे रीनल बायोप्सी बोलते हैं। रीनल बायोप्सी में बेसिकली अगर किडनी की कोई बीमारी है जिसका क्लियर कारण नहीं पता है और अगर बीमारी किडनी के अंदर है यानी इंट्रिंसिक रीनल पैथोलॉजी है
तो किडनी का छोटा सा एक टुकड़ा एक बायोप्सी नीडल द्वारा निकाला जाता है और इस टुकड़े को असेस करके हम ये पता लगाते हैं कि किडनी के अंदर कौन से टाइप का सूजन है और उसमें कितना अग्रेसिव थेरेपी करना है, उसमें स्पेसिफिक मेडिसिन से फ़ायदा होगा या नहीं। तो यूरिन वाले जिनको भी प्रॉब्लम रहता है उसमें किडनी बायोप्सी का बहुत रोल है। ज़्यादातर इसके लिए एक दिन या कुछ घंटे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखकर सोनोग्राफी या सीटी के गाइडेंस में किडनी बायोप्सी को किया जाता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिन लोगों को कोई एक्यूट इंजरी फीवर वगैरह उसमें ये नहीं किया जाता है। ज़्यादातर ये जिनको एक्यूट फेलियर हो किडनी का या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो उसमें बायोप्सी करने से काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात करेंगे किडनी के मैनेजमेंट के बारे में। ज़्यादातर किडनी के डिजीज़ को प्रोग्रेशन से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती है। बेसिकली इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसको आपको कंट्रोल करना है, यानी किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना है, बीपी है तो उसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, शुगर है तो उसे अच्छा कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी है तो उससे रोकना है। अगर किडनी में किसी को कोई सूजन इन्फ्लेमेशन है तो स्टेरॉइड्स वगैरह को देके उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में किडनी की बीमारी को प्रोग्रेशन से रोकने के लिए ये मेडिसिन का रोल है। किडनी को लॉन्ग टर्म डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती है और ज़्यादातर अगर किडनी डैमेज हो भी गई तो भी इसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह हम देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स को कैल्शियम का कमी हो जाता है तो कैल्शियम देते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, खून कम बनने लगता है तो आयरन देते हैं। कुछ लोग को बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्ब के टैबलेट्स या इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। और बॉडी में अगर पोटेशियम बढ़ गया तो उसको बाइंड करने के लिए रेजिन्स देते हैं, फॉस्फेट अगर बढ़ गया तो उसको बाइंड करने के लिए प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मेडिसिन से किडनी के पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। ब्लड किडनी पेशेंट्स में ज़्यादातर कम बनता है तो उसको लेवल आउट करने के लिए या उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स को थोड़ा ब्लड कम बनने का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि किडनी से जो एरिथ्रोपोइटिन करके हार्मोन बनता है जो ब्लड मैन्युफैक्चर करता है ये कम हो जाता है, तो एक्स्ट्रा एरिथ्रोपोइटिन ऐसे पेशेंट्स को देना पड़ता है। ज़्यादातर जिन लोग को भी किडनी का प्रॉब्लम है उसको हार्ट की या बाकी बॉडी की भी अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स में कंपैरेटिवली नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन से टॉक्सिन्स का फिल्ट्रेशन काफ़ी कम होता है। तो सेम दवा का भी सेम डोज अगर हम दें तो साइड इफेक्ट्स होने का अंदेशा या दवाओं में आपस में इंट्रैक्शन होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केसेस में हम मेडिसिन भी डोजेज को भी, हार्ट की मेडिसिन के डोजेज को भी थोड़ा एडजस्ट करके देना पड़ता है। अब बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस बेसिकली एक ब्लड को फिल्टर करने या प्यूरिफाई करने का टेक्निक है, जिसमें एक डायलिसिस मशीन से हम पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं, उसके नसों में एक कैनुला हम लगा देते हैं जिससे कि अशुद्ध ब्लड को कैनुला द्वारा सक करके मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है। मशीन वो किडनी का काम करके ब्लड को प्यूरिफाई करती है और वो प्यूरिफाइड ब्लड को वापस हार्ट बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये डायलिसिस जो है 5 से 7 घंटे तक चलता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के डायलिसिस यूज़ किया जाता है, किसी में रैपिड रेगुलर डायलिसिस होता है, किसी में स्लो प्रोटोकॉल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये डायलिसिस क्रॉनिक किडनी डिजीज में, जब किसी को लास्ट स्टेज में किडनी का प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा किडनी में दिक्कत हो गई हो, क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, या बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्ट्स जैसे कि बॉडी में एसिड कंटेंट बहुत बढ़ गया हो, पोटेशियम बढ़ गया हो, किडनी की वजह से हार्ट पर और ब्रेन पर अगर असर होना चालू हो गया हो, तो वैसे केसेस में इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अक्यूट किडनी फेलियर में भी जहाँ ये टॉक्सिन प्रोडक्ट्स बॉडी में बन जाते हैं, वहाँ पे भी किडनी को सपोर्ट करने के लिए और किडनी को रेस्ट देने के लिए कुछ दिनों के लिए डायलिसिस किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में अगर जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस किडनी फेलियर है या बहुत सडन फेलियर है, उनको डेली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ऑल्टरनेट डे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी का बीमारी है उसमें हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ये डायलिसिस के लिए जो अक्यूट फेज में करते हैं उसमें गले में या पाँव की नली में एक डायलिसिस कैथेटर लगा देते हैं जो ये दोनों ब्लड्स को सक करके डिपॉजिट करने का काम करता है। जिन लोग को लॉन्ग स्टैंडिंग डायलिसिस या परमानेंट डायलिसिस पर रखना पड़ता है, वैसे लोगों में एक डायलिसिस फिस्टुला बना देते हैं जिसमें आर्टरी और वेन, ये नलियों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि जो ब्लड को सक करके वापस पुश करने का काम है ये प्रॉपरली हो सके, और उसके लिए बार बार कैनुला डालने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि इसमें इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाए। अक्यूट हार्ट फेलियर में जहाँ पानी का कंटेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी को निकालने के लिए ट्रांजिएंटली डायलिसिस का प्रयोग किया जा सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती और 90% पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। अब बात करेंगे किडनी वाले पेशेंट्स में इंटरवेंशंस यानी प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह की सर्जरीज और इंटरवेंशन इसमें किया जा सकता है। जिस तरह के अगर किडनी के पेशेंट में किसी को किडनी की नली का ब्लॉकेज डेवलप हो, तो जैसे हम हार्ट की नलियों में एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं,
वैसे किडनी की नली में भी कर सकते हैं, पर कंपेरेटिवली एंजियोप्लास्टी और बाईपास के रिजल्ट्स किडनी के नलियों में कंपेरेटिवली कम अच्छे आते हैं, इंडिकेशंस भी कम है। और हार्ट की नलियों में तो मान के चलते हैं कि 70-80% से ज़्यादा ब्लॉकेज अगर किसी को है तो ज़्यादातर लोगों को एंजियोप्लास्टी करते हैं। किडनी पेशेंट्स में कंपेरेटिवली फायदे कम हैं, तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस में या किडनी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो या प्रेशस किडनी हो तो ही उसमें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। सिंपल ब्लॉकेजेस के लिए किडनी की नलियों में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। ज़्यादातर ट्रायल्स ने इसका नेगेटिव डेटा ही शो किया है कि एंजियोप्लास्टी का फायदा उतना किडनी की नलियों में नहीं मिल पाता है जितना हार्ट की नलियों में मिलता है। जब किसी को किडनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किडनी फेलियर में वो चला गया तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। इसमें बेसिकली किसी रिलेटिव से या किसी कैडेवरिक डोनर से एक किडनी को लेके पेशेंट को बॉडी में रिप्लेस कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये ट्रांसप्लांटेशन में किसी एक्टोपिक साइट पर किडनी को लगाया जाता है, रेगुलर साइट जहाँ पे किडनी होती है उसके बदले नीचे पेल्विस में इस किडनी को लगा दिया जाता है। और एक किडनी पर ज़्यादातर लोगों का काम चल सकता है, इसलिए लोगों को उतना दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये है कि वो किडनी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है और किडनी के लिए ज़्यादा सजग और एक्टिवली फॉलोअप्स और इंटरवेंशंस करते रहना पड़ता है। पर एक किडनी पर भी अगर व्यक्ति का काम चल रहा है तो बहुत हैवी काम अगर वो ना करे तो अपना ज़िंदगी चला सकता है। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन एंड स्टेज डिजीज़ है के ट्रीटमेंट में आता है, जहाँ पेशेंट को अगर इतना ज़्यादा फेलियर हो गया किडनी का कि वो परमानेंट डायलिसिस पे है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वहाँ ट्रांसप्लांटेशन एकमात्र तरीका है। ट्रांसप्लांटेशन से जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड बीमारियां भी अगर डेवलप हो गई है या किडनी रिलेटेड बाकी शरीर में टॉक्सिन्स डेवलप हो गए हैं, ब्रेन वगैरह का भी अगर असर हुआ है तो भी ट्रांसप्लांटेशन से उसमें फ़ायदा होता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को भी जिनको यूरिमिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो गया है उसमें भी इसमें फ़ायदा मिलता है। लास्ट में हम बात करेंगे किडनी के डाइट और फ्लूइड के रिकमेंडेशंस के बारे में। बेसिकली किडनी डाइट के लिए हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो किया है। इसमें बॉडी का सोडियम कंटेंट जो है दिन भर में 2 ग्राम पर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, पोटाशियम को भी 2 ग्राम पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और बॉडी का फॉस्फोरस इंटेक को 1 से 2 ग्राम पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है और नॉर्मली किडनी इन्हें फिल्टर करता है, लेकिन किडनी वाले पेशेंट्स में अगर आप ज़्यादा मात्रा में सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस लेते हैं तो वो बॉडी को नुकसान करता है। तो आपको रीनल डाइट में ये 3 चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है जिसमें किडनी के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स है इम्प्रोवाइज करने के लिए और उसको डाइट से कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिकमेंडेड है, वो उस बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। अभी इस बारे में बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। ज़्यादातर जिन लोग को अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ है या किडनी का प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन उनको नहीं देते हैं। प्रोटीन देने से कई बार वो किडनी में फिल्टर होता है तो किडनी को नुकसान करता है। लेकिन जिन लोगों को भी लेट स्टेज में किडनी डिजीज़ है, यानी किडनी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर डैमेज हो चुकी है और यूरिन में ऑलरेडी प्रोटीन बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहा है, बॉडी में प्रोटीन की कमी अगर हो गई है, तो वैसे केसेस में हमें उल्टा एक्स्ट्रा प्रोटीन देना पड़ता है और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अर्ली स्टेज में किडनी के पेशेंट में प्रोटीन नहीं देना है, लेट स्टेज में प्रोटीन देना है, ज़्यादा देना है। फ्लूइड रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। ज़्यादातर किडनी के लिए सबसे अच्छा बेवरेज अगर कोई माना जाता है तो वो पानी है। किडनी वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने को बोला जाता है। ऑन एन एवरेज दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। ये कोई कार्बोनेटेड वाटर या कोई उसमें फ्लूइड्स या कोई जूसेस वगैरह डाल के वैसा नहीं लेना चाहिए, सिंपल पानी ही होना चाहिए और जितना ज़्यादा ले उतना अच्छा। जिन लोगों को अगर साथ में हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट फेलियर है और वैसे लोगों के लिए पानी की अगर मनाही है तो वहाँ पे बैलेंस करके चलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में हम पानी का रेस्ट्रिक्शन करके चलते हैं और किडनी वाले पेशेंट में पानी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वैसे केसेस में हम बैलेंस करके चलते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा लो, हार्ट का फेलियर ज़्यादा है, पानी रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो पानी कम लो, उसमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट मिलकर इसमें डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड इंटेक कितना होना चाहिए। डाइट में हम लो पोटेशियम और हाई पोटेशियम फूड के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि किडनी के पेशेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ का ध्यान रखना है डाइट में तो वही यही है। हाई पोटेशियम फूड में बेसिकली जो मना है किडनी वाले पेशेंट्स में वो केला यानी बनाना, ऑरेंजेस, खरबूज तरबूज है, एप्रिकॉट्स है, अंगूर है यानी ग्रेप फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि रेजिन्स है मतलब किशमिश है, खजूर है, प्रून्स है, ये सब चीज़ों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। पालक, मेथी, ब्रोकोली, आलू, स्वीट पोटैटोज, मशरूम्स, मटर, खीरा, ये सब चीज़ों में भी पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा नुकसान करते हैं। एवोकाडोस, प्रून जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, ये सब चीज़ों में भी लेंटिल्स वगैरह में भी दाल वगैरह में भी थोड़ा पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहता है तो ये थोड़ा किडनी पेशेंट्स में ध्यान रखना चाहिए, कम लेना चाहिए। लो पोटेशियम फूड जो किडनी पेशेंट में ज़्यादा ले सकते हैं उसमें पत्ता गोभी, एग प्लांट्स, अनियन, ग्रीन बीन्स, कॉर्न, लेट्यूस, पाइनएप्पल, ब्लूबेरीज, एप्पल, तरबूज,
स्ट्रॉबेरी, पॉपकॉर्न, एग्स, ब्लूबेरीज, कैनबेरीज, फ्रूट कॉकटेल्स, ये सब पेशेंट्स को दिया जा सकता है। मैंडरिन, ऑरेंजेस उनको दिया जा सकता है। ये सब चीज़ों में कंपेरेटिवली लो पोटेशियम फूड्स में आते हैं, तो ये किडनी पेशेंट्स में सेफ मानी जाती है। लास्ट में हम बात करेंगे ये टॉपिक कॉमन लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और हार्ट पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली हार्ट और किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा केसेस में कोएग्जिस्ट करती हैं और ज़्यादातर दोनों के रिस्क फैक्टर्स भी कॉमन है। इसलिए बहुत सारे हमारे हार्ट पेशेंट जो मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको किडनी का भी साथ में प्रॉब्लम रहता है। और वैसे भी किडनी की बीमारियां दुनिया भर में ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है, तो इसलिए किडनी के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की है। डिटेल में इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल टॉपिक्स हैं, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और ये सब भी अपने आप में सेपरेट टॉपिक्स है, तो उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन बेसिक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इसके लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है और हार्ट से इसका कैसा रिलेशन है, उस बारे में हमने आज बात की। मेरे इस चैनल का बेसिक पर्पज़ है कि हार्ट और हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, उस बारे में हम डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि कॉमन पब्लिक में एक अवेयरनेस डेवलप हो कि उनको बीमारी के बारे में प्रॉपरली अगर समझ आएगा तो वो बीमारी को बेटर मैनेज कर सकेंगे और डॉक्टर के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करके बीमारी के मैनेजमेंट में सहभागी बन सकेंगे। उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ डॉक्टर्स पर और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनके लिए आपको लगता है कि कंटेंट यूजफुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर करें।